अच्छा केमिकल काइनेटिक्स ना, ओके। कौन सा लेक्चर है? 7th। हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट? तो फर्स्ट केस में लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें वैसा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व एंड हुज कोफिशिएंट इज 1। कोफिशिएंट का तो गेम आप जानते हैं कि कोफिशिएंट अगर अलग रहेगा तो के की जगह पे एन के कर देंगे। सब सुन, साउंड नहीं आ रहा है? आपका आवाज़ तो आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी देखते हो आवाज़ आ रही है? ओके। तो फर्स्ट केस लेते हैं, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बट इसमें ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व और T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन C है और एट एनी टाइम T कॉन्सेंट्रेशन इज CT, करेक्ट? तो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों को इक्वल करते हैं। तो इसका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या रहेगा सर? माइनस DA/DT इक्वल टू KA⁴ बिकॉज मैंने खुद ही पहले बोल दिया कि दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सही है ना? तो ए कौन सा एक्सप्रेशन था? ये था डिफरेंशियल R इक्वल टू, मैंने डिफरेंशियल रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों को इक्वल कर दिया। तो DA/A² इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, -KDT। इंटीग्रेट कीजिए कहां से कहां तक, 0 से T, ऐसो कहां से कहां तक, C0 से CT। तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा फर्स्ट, माइनस देखिए तो स्टूडेंट सही है, करेक्ट है ना? लिमिट लीजिए, लिमिट लेने के बाद क्या होगा, -1/CT
प्लस 1/c0 इक्वल टू माइनस के टी, देन 1/ct इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टी प्लस यहाँ तक सही है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हटाया जाए। वन बाई सी टी वह से टी का कैसा ग्राफ होगा, तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है, ये तो पता है ना कि 1/ct वर्सेस t इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना 1/c0, और यहां से नीचे जाए या ऊपर जाए, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है पॉजिटिव। मैं नहीं बोल रहा हूं कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, टाइम के साथ ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, तो ct घटेगा तो 1/ct तो बढ़ेगा, राइट। ये ग्राफ आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, m इक्वल टू व्हाट, ये रहेगा। ये बोर्ड में भी आएगा। इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। नेक्स्ट, वन बाई सी टी इक्वल टू के टी प्लस 1/c0, करेक्ट है, बाई सी टी इक्वल टू सी टी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा, बोलिए, सी टी वर्सेस टी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका ग्राफ t इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1/1/c0, c0, ठीक है। सही है ना, बट ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ पूछा हुआ है, ये पूछने का चांस बन सकता है सेकंड ऑर्डर में, सी टी वर्सेस टी। अब यहां देखिए, हाफ लाइफ 1/ct इक्वल टू के टी प्लस 1/c0, और स्टूडेंट हाफ लाइफ में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में हाफ हो जाता है, तो क्या सी टी के बाद c0/2 लिख दे, इक्वल टू के टी हाफ अब प्लस 1/c0, तो टी हाफ का वैल्यू कितना मिलेगा एवरीवन, जैसा 2/c0 माइनस 1/c0 इक्वल टू के टी हाफ, देन टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k/c0, करेक्ट।
अब ध्यान से देखिएगा, जीरो ऑर्डर में सी नोट कहाँ था? ऊपर, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर सी नोट नहीं था, और सेकेंड ऑर्डर सी नोट नीचे। थर्ड ऑर्डर आएगा तो सी नोट नीचे ही रहेगा, सी नोट का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जब इंटीग्रेशन पे देखिए, डेरिवेशन का ही फायदा है। इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी किसका इंटीग्रेशन किए हैं? 1/a² का। बाद में किसका कीजिएगा? 1/a³ का, तो रहेगा 1/a² बनेगा 1/। तो उस तरीके से यहाँ पे सी नोट स्क्वायर हो जाएगा थर्ड ऑर्डर में, बाद में जनरलाइज कर दूंगा। अब फोर्थ रहेगा तो नीचे कितना रहेगा? सी नोट का क्यू रहेगा, करेक्ट। तो इस पैटर्न को हम लोग फ़ायदा उठाएंगे और लास्ट में जनरलाइज कर लेंगे। तो भाई अब टी हाफ अब वर्सेज 1/c नोट का ग्राफ क्या रहेगा? करेक्ट। बट ये सब ग्राफ पूछा हुआ है, टी हाफ वर्सेस सी नोट ग्राफ कैसा रहेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। करेक्ट है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ है, यहाँ देखिएगा, जीरो ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो हाफ लाइफ ज़्यादा, एग्री। जीरो ऑर्डर में क्या था भाई? C0/2 के था, राइट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, हाफ लाइफ ज़्यादा। फर्स्ट ऑर्डर में वाट एवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ सेम। और सेकेंड ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो हाफ लाइफ कम, करेक्ट। और अगर थर्ड ऑर्डर रहेगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो हाफ लाइफ और भी कम, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगा? कम होता जाएगा, करेक्ट है ना। चलिए ए पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए केस सेकंड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो अभी आपने कैसा सेकंड ऑर्डर डील किया? वैसा सेकंड ऑर्डर सर जिसमें ओनली वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, जिसका कोफिशिएंट 1 है। मोर देन वन रिएक्टेंट या ओनली वन रिएक्टेंट? ओनली वन रिएक्टेंट, करेक्ट। अब हम लोग सेकेंड केस ले रहे हैं, जिसमें मोर देन वन, मतलब दो रिएक्टेंट है, अ कन्वर्ट इनटू व्हाट? प्रोडक्ट। बट इस केस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम ले रहा हूं। इसका C0 तो इसका भी कितना है? मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट ले रहे हैं या सेम ले रहे हैं? C0 के बदले हम लोग ये भी तो दिखा सकते हैं। मतलब ये मेरा अजम्पशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो यहाँ पे इसमें एक लाइन यहाँ से एरो देख लिख लीजिए, बी सपोज दैट, इस केस के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर इक्वल and with respect to each reactant order of reaction is 1, and with respect to each reactant order of reaction is 1। मैंने क्या सपोज करके थ्योरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं? दोनों, यहां देखिएगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, और दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना लिए हैं? 1 लिए हैं, करेक्ट। We suppose that initial concentration of both reactants are equal as well as order of reaction with respect to each reactant is 1. At the same time, stoichiometric coefficient are also equal। मतलब इसका 1 तो इसका भी कितना रहेगा? सब लोग एक्टिव रहिए भाई। इसका 1 तो इसका भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो भाई इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है और इसका कोफिशिएंट भी सेम कर दिया, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नहीं लगता कि सर एट एनी टाइम t अगर यहां से x जाएगा तो यहां से भी x जाएगा, है या ना। इसका मतलब इस केस के लिए, इस सिचुएशन के लिए किसी भी टाइम पे a और b का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, एग्री है ना। चलिए
चलिए डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा सर, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू वाट, माइनस डी बी बाई डी टी, हाँ या ना। और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, के ए के पावर 1 अब बी के पावर भी कितना रहेगा 1 एट एनी टाइम टी। एग्री हैं। चलिए अब दोनों को इक्वल करना है, यहाँ देखिएगा दोनों को इक्वल करना है, बट इसका एक लाभ उठाएंगे। क्या ये लिख सकते हैं, क्यों, क्या बोलकर ये लिख सकते हैं, सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी मस्ट बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी। ए बोलने के बाद हम लोग ए लिख सकते हैं। तो ए जैसे ही आप लिखते हैं तो नहीं लगता कि जस्ट लाइक केस फर्स्ट बन गया, जस्ट लाइक केस फर्स्ट हो गया है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टी लें या माइनस डी बाई डी टी लें। मेरा आंसर है दोनों में से कोई भी लेने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वजह ए क्या है, ए माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ निगेटिव साइन, क्या होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0, इसका भी तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी एक्स बाई डी टी ही तो आएगा। और माइनस डी बी बाई डी टी है, डिफरेंट है या सेम है, सेम है। ये तो बात से इक्वल तो होना भी था क्योंकि दोनों इक्वल ही था रेट लॉ एक्सप्रेशन से। अब अगर आप इसको लेते हैं तो माइनस डी बाई डी टी के बराबर कर देंगे, और अगर इसको लेते हैं तो माइनस डी बाई। अब नेक्स्ट आपके दिमाग में जहन में आएगा ये बात कि सर माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू ए लिख देंगे, तब तो जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम आ जाएगा। कोई बात नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम तो टी तो आएगा, और जो ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम पे है वही तो बी का रहेगा। जो ए का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो इक्वेशन मिलेगा, डिटो वही इक्वेशन किसके लिए वैलिड रहेगा, बी के लिए रहेगा। एग्री। चलिए ले लिख लीजिए। हो गया ना। कोई भी क्लास टाइम निकाल कर दे रहा हूँ, नहीं छोड़ना है। अगर इस बार निकलना चाहते हैं, एक साल और अगर नहीं झेलना चाहते हैं तो ठीक है। अभी का थोड़ा कष्ट, हम लोगों को भी तो कष्ट होता है। मुझे कहाँ मन करता है क्या कि सुबह आके क्लास लें। आज मेरा ड्रॉपर में एक ही क्लास था, एक ही क्लास था ना, मैं भी आराम से रेस्ट करके आता। अब बहुत बारिश भी हो रहा था 4-5 बजे, अच्छा खासा नींद आ रहा था, बट फिर भी उठ कर आया कि नहीं आज टॉर्क पढ़ाना है। और टॉर्क पढ़ाना था, उस टॉर्क पढ़ाने के लिए एक्साइटमेंट था कि नहीं टॉर्क पढ़ाएंगे आज, बच्चों को सिखाएंगे। तो उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट आप लोग में रहना चाहिए, क्या सीखना है टॉर्क। और अभी तो आप लोग को लंबा रास्ता तय करना है भाई, इतना मेडिकल में पढ़ना रहता है। यहाँ अगर हिम्मत हार गए तो वहाँ क्या कीजिएगा, तो हम लोग आप लोगों को भरोसे ऊपर चले जाएंगे। चलिए तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए स्क्वायर। जीरो से टी और सी नॉट से सी टी, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें 1/ct इक्वल टू के टी प्लस 1/c0। यहाँ देखिए ये जो एक्सप्रेशन आया वो डिटो फर्स्ट का एक्सप्रेशन मैच कर गया। दिस इज द ct इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टोटल नहीं है ये, ऐसा नहीं कि ए और बी का दोनों का कंबाइन में बोल रहा हूँ। दिस इज द ct इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, और यही वैल्यू यही क्या किसके लिए वैलिड रहेगा, बी के लिए भी रहेगा, क्योंकि ए और बी का एट एनी टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो यहाँ के बाद आगे कुछ बोलने का रिक्वायरमेंट है नहीं है, खाली नीचे एक लाइन लिख लीजिए,
Second case becomes equal to case first. Second case is similar to case first. इसको हटाएं. केस थर्ड. यहाँ देखिए A प्लस B कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, और बस एरो देके यहाँ पे खाली एक लाइन मेंशन कर लीजिए. बी सपोज दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1. बी सपोज दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1. But initial concentration of both reactants are different. अब यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा. यहाँ देखिए इस टाइप के सिचुएशन में अगर ये पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि 60% रिएक्शन कंप्लीटेड, 60% रिएक्शन, तो किसके रेस्पेक्ट में 60%? लिमिटिंग रिएजेंट. ऐसा नहीं करना है कि अच्छा इसका 2 मोल और इसका 10 मोल और 60% इसका मान लीजिए इसका 60% क्या रिएक्शन कंट्रोल करेगा? कौन रिएक्शन को कंट्रोल करता है? लिमिटिंग. तो जहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है वहाँ पे अगर परसेंटेज में बोल रहा हूँ, वो किसका परसेंटेज बोला होगा? जो पूरे रिएक्शन कंट्रोल कर रहा है. तो कौन कंट्रोल करता है? तो इस बात का ख्याल रखेंगे. ओके. और t इक्वल टू टी पे यहाँ से x, तो यहाँ से भी क्या जाएगा? x जाएगा. अब इस केस में किसी भी टाइम पे a और b का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा भाई? नहीं रहेगा. शुरू से ही डिफरेंट था. डिकम्पोजिशन तो सेम हो रहा है, बट बिकॉज a और b का वैल्यू डिफरेंट है इसलिए ये इक्वल नहीं रहेगा. करेक्ट. तो यहाँ पे अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे सर? k a के पावर 1. हाँ बोलिए. ये लिखेंगे ना. ये पहला इक्वेशन हो गया. और r इक्वल टू व्हाट? dA बाई डी टी इक्वल टू माइनस dB बाई डी टी. मान लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन, आप लोगों को वीडियो तो नज़र आ रहा है ना? फर्स्ट एंड सेकेंड माइनस dA बाई डी टी इक्वल टू के ए के पावर 1 अब b के पावर 1. करेक्ट है? ठीक है. आपसे इंटीग्रेशन होगा. वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए, बट वेरिएबल इज ए एंड बी. वेरिएबल इज व्हाट? और ए और बी में कोई रिलेशन है? दोनों का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है. तो क्या इस फॉर्म में ए और बी को ए और बी रख करके आप इंटीग्रेट कर पाएंगे? नहीं. आपसे इंटीग्रेशन होगा ना, आपसे होगा ना मुझसे होगा. ठीक है. मतलब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. मैंने जानबूझ के यहाँ तक लाया. वैसे ही सर तो एक काम करते हैं, माइनस डी बाई डी टी लिखते हैं. तो डी बाई डी टी लिखते तो क्या बोलते हैं? वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू बी, बट वेरिएबल इज बी एंड ए. तो इस केस में भी आपसे नहीं हो पाता. ठीक है यहाँ तक.
14 को क्लास ओनली ऑनलाइन रहेगा। हैं? आप लोग ये सब सोचिए ही मत। टाइम वेस्ट करना चाहते हैं या सेकंड टर्म को पकड़ना चाहते हैं, घर पे रह के क्लास कर लीजिएगा। आपके कारण मैथ वाले सर गए नहीं हैं, घर जाने वाले थे, मैं बोला कि क्लास ले लीजिए बिहू में, तो कल भी क्लास सुबह भी रहेगा शाम में भी रहेगा, ठीक है, घर से क्लास कर लीजिएगा। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, मैं आप लोग के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, चाहते हैं ना सिलेबस एडवांस हो, जल्दी से सेकंड टर्म का प्रिपरेशन हो जाए, राइट। और आपका तो और भी मार्च में आ रहा है एग्ज़ाम, तो और भी जल्दी में होंगे। नहीं मतलब फेस्टिवल में नहीं बुलाना चाहते हैं, घर पे ही रहिए। अब जो आना ही चाहते हैं तो उनको रोक थोड़े है, कैटलिस्ट ओपन रहेगा, मैं तो रहूँगा ही, मैं तो यहाँ से ही क्लास लूँगा। बट वैसे ही ऑफिशियली लगना चाहिए कि छुट्टी है, घर पे रहिएगा तो थोड़ा अच्छा फील होगा, बट घर से एक क्लास कर लीजिएगा। तो क्लास हो रहा है लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ तक देखिए। अब इसका मतलब सर यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ए क्या था, ए था ए माइनस एक्स, तो माइनस डी ए बाई डी टी कितना लिख सकते हैं, हाँ या ना, करेक्ट। और माइनस डी बी बाई डी टी कितना लिख सकते हैं, बी इक्वल टू व्हाट, तो माइनस डी बाई डी टी। अगर इसको इस फॉर्म में लाया जाए, अरे इस फॉर्म में लाकर अगर कुछ किया जाए तब तो अब मेरा काम बन सकता है। तो भाई अगर हम लोग यहाँ देखिएगा, फिर से वापस जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन पे, अगर इसके बदले लिख दिया जाए डी एक्स बाई डी टी, इससे पहले इसका रिक्वायरमेंट था ही नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कर लेते थे इंटीग्रेशन, राइट। तो माइनस डी एक्स डी ए बाई डी टी के बदले क्या लिखे। अब यहाँ पे आपका ये डाउट तो खत्म कि सर ये ले या ये ले, दोनों का वैल्यू कितना है, और उसके बदले के ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, है ना। और जैसे ही इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ओनली वेरिएबल एक्स रहा, ओनली वेरिएबल क्या रहा, एक्स। तो डी एक्स बाई ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, के डी टी। अब माइनस नहीं है, के डी टी, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग 0 से t, और यहां पे लिमिट क्या ले, जल्दी से इंटीग्रेशन में, अभी तो आप इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते उसी का लिमिट लेते हैं। अब आप इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टी इक्वल 0 पे एक्स क्या था, 0, तो 0 से एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में लिमिट लेंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि अभी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं, तो मेडिकल वाले बच्चे बस यहाँ के बाद रिजल्ट का वेट कीजिए, ये इंटीग्रेशन आपको पढ़ना नहीं है। और ए लोग के लिए बच्चा जैसा इंटीग्रेशन होगा जो मैथ का क्लास कर रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन एक मेथड पढ़े, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसी का है। हम मेडिकल वाले बच्चे क्या करेंगे, रिजल्ट का वेट करेंगे। देखिए तो इसको बदले इतना लिख सकते हैं,
दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए तो 1/b-a को बाहर निकाल लिए, dx/a-x kt, करेक्ट। 0 से x, 0 से x। अब 1/a-x का इंटीग्रेशन ln a-x डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई -1, तो 1/b-a ln a-x और डिवाइड बाई -1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से x माइनस ln b-x और डिवाइड बाई -1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिमिट पुट कीजिए और फिर log a माइनस log p सब कुछ अप्लाई कर दीजिए और फाइनल आंसर बताइए। देख रहे इतना आता है। लिमिट पुट करने के बाद ये सब सॉल्व करने के बाद ln को log में कन्वर्ट करने के बाद इतना आना चाहिए। ठीक है ना? हो गया एवरीवन? आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि अभी थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स किए थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी भी क्या रखे थे? 1-1, बस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट किए थे, तब डिफिकल्टी हो गया। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज कर दे तो उतना नहीं आएगा, बट यहाँ से तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। सेकेंड ऑर्डर में इतना ज़्यादा पूछने का चांस आपका नहीं है। अब लिखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बातों को समझिए, यहाँ देखिएगा, वैसा सेकेंड इस टाइप का सेकेंड ऑर्डर, वैसा केस थर्ड के जैसा सेकेंड ऑर्डर, वैसा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा, वन ऑफ द रिएक्टेंट का दूसरे के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है। इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है जेई में। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जब करते हैं तो हम लोग क्या एस्टर प्लस लॉट ऑफ वाटर लेते हैं, एस्टर प्लस लॉट ऑफ, तो वाटर का भी कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है, बट वाटर का अमाउंट क्या रहता है? एक्सेस रहता है। तो वैसा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का जैसा रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। पहला पॉइंट वैसे सीखे तो लिखिए, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस अमाउंट,
व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट विथ रेस्पेक्ट टू अदर रिएक्टेंट, then the second order reaction gives first order result, when one, ऐसे ये और अच्छा सेंटेंस मिला लीजिए, in case of second order reaction when one of the reactant is present in large amount with respect to other reactant, comma, such second order reaction gives first order result. Full stop. Such second order reaction also known as pseudo first order reaction. Such second order reaction also known as pseudo first order reaction. करेक्ट है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। वैसा कोई भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें कोई भी एक रिएक्टेंट दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर लार्ज अमाउंट में रहेगा तो उसका आंसर जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके से सिमिलर रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर के जैसा होने लगता है। तो उस टाइप के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो सेकेंड। अब यहाँ पे मेन की पॉइंट है कि सर किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, तो एक मिनट ध्यान सुनिएगा सब लोग, इधर देखिए, था सेकेंड ऑर्डर बन गया फर्स्ट ऑर्डर, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर बन गया, दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 से 1 हो गया तो किसी के रेस्पेक्ट में जीरो, तो किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट रहा और किसके रेस्पेक्ट में जीरो रहा, वो मार्केबल पॉइंट है। तो इसको समझने के लिए ऐसा समझिए, यहां देखिए स्टूडेंट, if V greater than A, B greater than A, करेक्ट। तो इस एजम्पशन में क्या B माइनस A इक्वल टू B लिख सकते हैं, B greater than A, तो B माइनस A इक्वल टू व्हाट, B। तो इस केस में which one is the limiting reagent everyone, A, तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, A के अकॉर्डिंग, पक्का। तो भाई B माइनस ए इक्वल टू ए लिख दिए, तो B माइनस एक्स इक्वल टू, तो और भी कॉन्फिडेंस से B लिखिएगा, बोलिए हाँ, क्यों, क्योंकि रिएक्शन में तो सर A माइनस एक्स जो होगा तो एक्स के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग ए लिमिटिंग एजेंट है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए से छोटा ही रहेगा ना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा। तो भाई जब B माइनस ए इक्वल टू बी, देन B माइनस एक्स इक्वल टू ऑल्सो B, करेक्ट। ये अगर B तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी, करेक्ट है। तो इस कॉन्फिडेंस से KT इक्वल टू 2.303 बाई B लिख दें, B माइनस ए के बदले, और लॉग यहाँ देखिएगा A बाई B, और ऊपर में क्या B लिख दें, करेक्ट, B माइनस एक्स के बदले, और डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स, A और A आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो KB इंटू T इक्वल टू 2. इस B को इधर भेज दिए, 2.303 लॉग A बाई A माइनस एक्स। इस KB को क्या K डैश T कर दे, K डैश T इक्वल टू 2.303 लॉग A बाई A माइनस एक्स। आपको पता है डिटो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, करेक्ट। इस एक्सप्रेशन में कौन बचा, ए, कौन बचा है, तो जो बचा है उसी के ए का ही तो कॉन्स्टेंट से बचा हुआ है, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। जो एक्सप्रेशन बचा रहेगा उससे वही वहां पे रोल प्ले कर रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, करेक्ट। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, राइट, एंड दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो जो इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे, वैसा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में रहता है उसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन जीरो ऑर्डर का बन जाता है।
और जो कम अमाउंट में रहता है उसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का रहता है, करेक्ट। और इस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? के क्या था यहाँ पे, जो यहाँ तक जो के था वो सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट था, बट क्या यही रेट कांस्टेंट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा या अलग हो गया है? के इंटू बी हो गया भाई। तो जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बन रहेगा उसका रेट कांस्टेंट क्या कहलाएगा? रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुज अमाउंट आर व्हाट? एक्सेस, करेक्ट। के इंटू बी, समझ में आ गया? इसका मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट इंटू व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और कौन सा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन? तो एक्सेस अमाउंट में। इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, भूल जाइएगा बाद में, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? एक लाइन लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। In pseudo first order reaction, the reactant whose concentration are present in large amount, then with respect to that reactant order of reaction is zero. And the reactant which is present in a small amount with respect to that reactant order of reaction is 1. With respect to that reactant order of reaction is 1. And the reactant which is present in limited amount, a small amount, with respect to that reactant order of reaction becomes 1. ओरिजिनली था वो सेकेंड ऑर्डर, बन गया फर्स्ट ऑर्डर, तो किसके रेस्पेक्ट में जीरो, किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट, यही मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसको आप खुद से भी लिख सकते थे, राइट। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जो बनेगा नया के डैश, वो क्या रहेगा? सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, लिमिटेड वाला या एक्सेस वाला? एक्सेस वाला। तो एक बार बोल दी, इसको तो खुद से भी लिख लेना चाहिए। हो गया ना? ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। आप लोग का डेरिवेशन काम का नहीं है, बट इसको याद रखिए, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को? बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। इसको याद करने का तरीका देखिए, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, यहाँ बी तो यहाँ पे बी माइनस एक्स, ये मतलब कुछ तो याद करने का ट्रिक अपनाएंगे। और यहाँ पे बी माइनस है तो यहाँ पे ए बाई बी, ऐसे करके 2-4 बार लिखिए, याद हो जाएगा। तो कहने के सन से रट्टा मारना है, ठीक है। और सोना नहीं है भाई, एक्टिव रही सब। पता नहीं जैसे ही कोई हॉलीडे आते रहता है तो लोग एकदम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब माहौल ही उस टाइप का बन जाता है ना चाहते हुए भी। एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए। एक कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, राइट। क्या बनता है वो तो अब आप लोग के लिए बच्चों का गेम हो गया है। C2H5OH। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? लॉट ऑफ वाटर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, बट यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर हो जाएगा? वाटर के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर और एस्टर के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, एस्टर के पावर 1। अब वाटर के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? 0। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। अभी तो अब जस्ट फर्स्ट टाइम दिए तो ये बात तो सबको जहन में होगा। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर देकर तोड़ते हैं, राइट। हम लोग खाना में तो वही खाते हैं ना।
तो सर नहीं, तो हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट में क्या लेते हैं? सुक्रोज तो उसका मेजर फैक्टर है, उसी तो एनर्जी मिल रहा है, कन्वर्टेड इनटू व्हाट, टूट कर क्या देता है? ग्लूकोज एंड या अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, उस पर भी सीखेंगे। डी के तो बदले एल नहीं रहेगा, नहीं तो कहानी खत्म। तो ग्लूकोज का जब हम लोग करते हैं देखते हैं तो लॉट ऑफ वाटर लेते हैं, तो उसका हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। लिख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज is also the example of what? Looks like second order, but it is the example of pseudo first order. तो अरे इस टाइप का एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए, टेस्ट किया जाए, तो वहाँ पे तो गेस कर सकते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट रहेगा, अगर सेकंड ऑर्डर लग रहा है बट किसी का अमाउंट दूसरे के अगर ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको हम लोग किस में काउंट कर लेंगे? चलिए, एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। उससे पहले एक क्वेश्चन बनाइए, तो एक मैं क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ। ए सर्टेन रिएक्शन A plus B converted into product is first order with respect to each reactant, is first order with respect to each reactant, full stop. Initial concentration of both reactants are same, initial concentration of both reactants are same. Calculate the concentration of A, calculate concentration of, initial concentration of both reactants are same, initial concentration of both reactants are same. Calculate the concentration of A after 100 सेकेंड। है क्या? अब कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? कोई इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है? नहीं दे रहा हूँ एक्सरसाइज 7 का बनाना भी। मैं बोला कि इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सुना कीजिए भाई, मैंने जो बोलकर फिर मैं कम बैक किया, बोला कि एक नया क्वेश्चन कर लीजिए। और k का वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁻²। यूनिट आप लोग बताएंगे। सेकेंड ऑर्डर है ना, तो इसका यूनिट क्या, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या रहेगा? लीटर, वेरी गुड, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ था 0.1 m। तो कितना सेकेंड के बाद चाहिए मुझे? 100 सेकेंड के बाद। ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, यही लिखेंगे ना। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1/Ct इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Kt + 1/C0। हाँ या ना? K दिया हुआ है, T दे दिया, C0 दे दिया, तो क्या Ct नहीं निकल जाएगा? तो Ct इक्वल टू 1/Kt + 1/C0। यही तो होगा आंसर। 5 सेकंड का क्वेश्चन था। अब बनाइए एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, A0 A0 ए ऐसे दिया हुआ है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
हाँ उसमें लिखा हुआ है इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। नहीं, वो गलती से दिया हुआ है, बाई मिस्टेक दे दिया गया स्टूडेंट, यूनिट सही कर लीजिएगा। यूनिट को सही कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज 7 में लिख रहा हूँ क्लास असाइनमेंट का, ठीक है। कन्वर्टेंट टू प्रोडक्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, t इक्वल 0 पे इसका कितना था, ऐसा कितना, विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ओब्वियसली ये रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे 80% किसके रेस्पेक्ट में लीजिएगा, समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे यूज होगा, राइट। अब तब यहाँ पे लिख सकते हैं के टी इक्वल टू 2 ए फर्स्ट मेथड, के टी इक्वल 2.303 बाई बी माइनस ए लॉग ए बाई बी, बी माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स, करेक्ट। और एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0.1 इंटू 80/100 है ना, करेक्ट है। इसका जो लिमिटेड रहेगा उसके रेस्पेक्ट में 80%। तो यहाँ से के टी इक्वल टू 2.303 बाई बी माइनस ए लॉग बी कितना है 5 ना, 0.1 और 0.1/5 ऊपर में क्या लिखेंगे एवरीवन, 5 माइनस 0.1 और डिवाइड बाई 0.1 माइनस 0.1 का यस ये तो हुआ कि एकदम बिल्कुल 100% सही। तो यहाँ से टाइम आएगा बिल्कुल एक्यूरेट, अप्रोक्सीमेट या एक्यूरेट, एक्यूरेट। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, करेक्ट। अब इसका सेकेंड में थोड़ा शॉर्टकट किया जाए, नहीं लगता है कि B का कॉन्सेंट्रेशन एक रेस्पेक्ट में 50 टाइम ज़्यादा है, B का कॉन्सेंट्रेशन एक रेस्पेक्ट में कितना टाइम ज़्यादा, 50 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसको अगर हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा ट्रीट करें तो जस्ट बिहेव लाइक व्हाट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर अगर बना दें तो क्या लिखेंगे, के डैश टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ए बाई, तो लेकिन यहाँ पे के डैश क्या रहेगा, के डैश रहेगा, के जो दिया हुआ उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही था ना के डैश, के इंटू बी, ऑलवेज बी ऐसे याद रखिएगा, बी ज़्यादा वाला, कम वाला या ज़्यादा वाला, ज़्यादा वाला। तो
T इक्वल टू 2.303 बाई के डैश याद रहेगा ना क्या है, लॉग। ये तो और भी अच्छा है, जब फर्स्ट ऑर्डर ही बन गया तो हम लोग a और x का वैल्यू क्यों निकालेंगे भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/1 माइनस f, f का वैल्यू 0.8, 80% का मतलब फ्रैक्शन होता है 0.8, राइट। ये कितना हो गया 0.2, 1/0.25, log 5 का वैल्यू भी दिया हुआ है, log 5 का वैल्यू कुछ सोच कर दिया हुआ होगा, राइट। यहाँ के बाद कैलकुलेशन हो जाएगा स्टूडेंट log 5, ये सेकेंड मेथड था। कौन सा मेथड में एक्यूरेट वैल्यू आएगा, किसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, है फर्स्ट मेथड तो 100 में एक्यूरेट ही आएगा, जो होना चाहिए वही किए हैं, और सेकेंड मेथड में तो शॉर्टकट ले लिए हैं अप्रोक्सीमेट। ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। A certain reaction A plus B converted into product is of first order with respect to its reactant। अच्छा डिटो सेम है, and the rate constant is this one। The time taken for reaction to go to completion 75। तो अगर इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मान लिया जाए तो 2 हाफ लाइफ। एक बार स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बना के देखिए तो आंसर आता है। तो शॉर्टकट चलते हैं, अगर इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के जैसा ट्रीट करते हैं तो हाफ लाइफ तो रहेगा 0.693 बाई के डैश, ठीक है। तो 75% के लिए शॉर्टकट हम लोग लिख सकते हैं 2 हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर में 75% कंप्लीट होने के लिए कितना हाफ लाइफ लगता है, 2 हाफ लाइफ। तो 2 इंटू 0 पॉइंट्स, आप लोग समझ रहे हैं ऑनलाइन का स्टूडेंट, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू कितना 5। एक बार कैलकुलेट करके आंसर मिला के देखिए तो आता है आंसर। आ गया ना, मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटली तो आ गया होगा, तो एग्जैक्टली आ गया है। इसमें तो इसी थीम पे क्वेश्चन सेट किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बिना पेन उठाए आंसर बताना है। द एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड बाई डाईथाइल अल्कोहल इज अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सॉल्वेंट इथेनॉल। जैसे ही सॉल्वेंट बोल दिया इथेनॉल, मतलब इथेनॉल टेकन इन एक्सेस अमाउंट, इसका मतलब दिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो सेकेंड ऑर्डर दिख रहा था वो बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। किसके रेस्पेक्ट में, इथेनॉल के रेस्पेक्ट में। इथेनॉल तो सॉल्वेंट हो गया ना भाई, सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट हो गया, राइट। जो एक्सेस रहता है उसके रेस्पेक्ट में क्या बनता है, जीरो ऑर्डर, और जो कम में रहता है उसके रेस्पेक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन क्या रहेगा, C
सी रहेगा। करेक्ट है ना? ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि इंटीग्रेट, यहाँ सब लोग ध्यान सुने, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपका कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम या हाफ लाइफ में जनरली किसका किसका आ सकता है? जीरो ऑर्डर का आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन आएगा, और सेकेंड ऑर्डर में सिंपल और कॉम्प्लेक्स का आएगा, और थोड़ा सा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर का आपका कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का नहीं पूछा जाएगा। अगर एट वर्स्ट सिचुएशन पूछा गया तो वहाँ पर डिराइव करके निकाल लीजिएगा, आपको तो पता है कैसे निकाल डेरिवेशन करते हैं। अब हेडिंग बनाइए, एक्टिवेशन एनर्जी। बोलिए। एक्चुअल में ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। आरसी का मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन। और ऐसा डायग्राम में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ाया होगा और कुछ लोग को पढ़ाएंगे, राइट। तो एक्चुअल में वी नो दैट कि जो भी स्लो रिएक्शन है, हमको लोग केमिकल काइनेटिक्स किसका पढ़ रहे हैं, फास्ट रिएक्शन का या स्लो रिएक्शन का। तो जो भी स्लो रिएक्शन रहता है, उस स्लो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, मैं इसको लैंग्वेज दूंगा, पहले समझिए। उस स्लो रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको इनिशियली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, करेक्ट। और जितना मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो आउटसाइड से कह सकते हैं सप्लाई करना पड़ता है, और उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सा एनर्जी? नाम ही है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब बिना उसको दिए हुए वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। और जितना एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे तो जो मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब रिएक्टेंट यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ पे आकर, और अगर यहाँ तक आप पहुँचा पाए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगा। बट इसके अंदर का थ्योरी जानिए जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। कौन सा थ्योरी? कोलिजन थ्योरी। तो एक्चुअली में होता क्या है कि आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन आर स्लो रिएक्शन, तो उससे पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते रहता है, करेक्ट। और अगर तो सर कोलाइड यूनिमोलिकुलर भी तो हो सकता है, कोलाइड नहीं करेगा तो ठीक है, जब कोलाइड किसी दूसरे से नहीं करेगा तो अंदर में भी तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, राइट। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोलाइड कर रहा है और कोलिजन में का फ्रीक्वेंसी सपोज कीजिए कि 1 सेकेंड में 200 कोलिजन हो रहा था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी 200 कोलिजन पर सेकेंड, और सपोज जो कोलिजन ही अगर रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, देन ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन। तो उस कोलिजन को दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन एंड इनइफेक्टिव कोलिजन। तो मान लेते हैं कि 200 में मेरा 150 कोलिजन इफेक्टिव है, मतलब 150 कोलिजन पर सेकेंड से मुझे प्रोडक्ट बन रहा है, बाकी 50 कोलिजन से मेरा प्रोडक्ट, तो 50 कोलिजन जिससे प्रोडक्ट नहीं बन रहा उसका क्या खासियत रहा होगा, क्यों नहीं बन रहा है? शायद वो कोलिजन की वजह से इसका मतलब इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा है, करेक्ट। जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गया वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और जो इस एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं किया वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकेंड और ज़्यादा चाहिए, तो आप उसमें एक उपाय कर सकते हैं कि उसमें हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे, हीट एनर्जी जस्ट बाय हीटिंग, राइट। तब वो हो सकता है कि हीट करेंगे तो एनर्जी लेकर थोड़ा सा यहाँ से जो इनइफेक्टिव था वो कुछ और इफेक्टिव बनकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। पहला तरीका तो ये है, और नहीं तो
आप इस एनर्जी बैरियर को ही कम कर देंगे। क्या करेंगे? तो सर एनर्जी बैरियर कैसे कम होगा? कैटलिस्ट। किसे कम होगा? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। करेक्ट। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप में कैसा सेंस, एक्सोथर्मिक सेंस या इंडोथर्मिक सेंस? एक्टिवेशन एनर्जी क्या आपको मिलता है या देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ई ए क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा? चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आए। अगर यहाँ से यहाँ अगर स्लो रिएक्शन है तो सर रिवर्सेबल भी तो हो सकता है। ठीक, कोई बात नहीं है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे तो मेरा इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आना रहेगा तो ऑलवेज यहाँ अब प्रोडक्ट से इस बैरियर को, बट दोनों के लिए ये बैरियर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। करेक्ट। तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ तक बात समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर से आपको आउटसाइड से सप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये भी आउटसाइड से। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बोलें या एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, दोनों में क्या करना पड़ेगा? हम लोग को देना पड़ेगा। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप में कैसा सेंस है? इंडोथर्मिक सेंस है। कैसा सेंस है? ये डायग्राम बनाने के बाद लिखिए अब एक लाइन। मैंने सेम बोला ही नहीं। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राइट। अब यहाँ देखिए, ये अगर ए लेवल इसके रेशो नीचे है तो ए सेम रहेगा, बट ए वैल्यू गैप बड़ा हो गया ना, तो मैंने तो ये बोला ही नहीं कि सेम होगा। लिखिए, पहला पॉइंट बनाइए तो, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट for a chemical reaction to take place, for a chemical reaction to take place, reactant molecules must make collision, फिर से मैं बोल रहा हूं एवरीवन, according to theory of reaction rate, comma, for a chemical reaction to take place, comma, reactant molecules must make collision among themselves. Reactant molecules must make collision among themselves. अब सेकेंड पॉइंट बनाइए। In reality, only a fraction of collisions are responsible for, in reality, only a fraction of collisions are responsible for the formation of product, are responsible for the formation of product. It means not all collisions are effective collision. It means not all collisions are effective collision. ठीक है। इसका मतलब collision theory अगर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो दो कैटेगरी में बट गया। एक कौन सा collision? effective, और एक किसके लिए रहेगा? for giving the product. effective collision are responsible for giving the, और दूसरा collision ineffective collision. इसका यहाँ देखिएगा, इसका मतलब ये कोलिजन क्या है? दिस टाइप ऑफ कोलिजन, एक बस एक लाइन लिख लीजिए, दिस टाइप ऑफ कोलिजन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द प्रोडक्ट। एक और पॉइंट लिखिए, एक नया पॉइंट बना के लिखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट
most of the time the molecules of reactant do not have, most of the time molecules of reactant do not have at least minimum energy, most of the time molecules of reactant do not have minimum energy, ब्रैकेट में लिखिएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, to make effective collision, to make effective collision। अब बातों को समझिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, बस आज इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब कहने का सेंस है कि हम लोग अब आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मॉलिक्यूल्स के पास जो मिनिमम चाहिए था रिक्वायरमेंट वो भी एनर्जी नहीं है, करेक्ट। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट में, तो मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, अगर ए गैप 10 जूल का है, ओ राइट, तो 10 जूल भी नहीं है तो आपको मिनिमम तो देना पड़ेगा। यही मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एनर्जी बैरियर क्रॉस कर गया है और आपने सप्लाई कर दिया 15 जूल, बहुत बढ़िया बात है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, साथ में 5 एक्स्ट्रा बचा हुआ है और ज़्यादा वायलेंटली रिएक्शन होगा, ज़्यादा फास्ट होगा। लेकिन अगर 10 से कम सप्लाई करेंगे रिएक्शन होगा। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसी को क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या उसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, दैट इज नोन एज व्हाट, दिस इज वैलिड फॉर स्लो रिएक्शन। फास्ट या स्लो, स्लो रिएक्शन का ऐसा ग्राफ जाता है क्या, सॉरी फास्ट रिएक्शन का ग्राफ ऐसा जाता है, वो तो डायरेक्ट ऐसे आता है, करेक्ट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लिखिए, जहाँ तक लिखे तो वहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। कहाँ तक लिखे थे, टू मेक इफेक्टिव कोलिजन, उसी को कॉमा देके आगे लिखिएगा। एन एडिशनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एन एडिशनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड to make effective collision। Full stop। This additional energy which is absorbed by the reactant molecules, this additional energy which is absorbed by reactant molecules so that they achieve the threshold energy, this additional energy which is absorbed by reactant molecules so that they achieve the threshold energy, यही है ना threshold energy, is known as energy of activation, is known as energy of activation, which is also known as activation energy, which is also known as activation energy। ओके एवरीवन, तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूँगा ऑन सैटरडे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।